नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी में। आज हम बात करेंगे हिंदी विषय में भाषा और व्याकरण क्या होती है। भाषा और व्याकरण का जो अपना बिंदु रहेगा वो 2-3 क्लासों में कंप्लीट होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ में। 2-3 क्लासों में अपन इसको कंप्लीट करते हैं। पूरा का पूरा जितना एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है वो पूरा का पूरा अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। ये किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। तो संस्कृत भाषा का ये शब्द है। और भाषा जो है वो विचार विनिमय का एक माध्यम है। यानी अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लो अभी मैं कैमरे के सामने मेरे विचारों को प्रकट कर रहा हूँ, मेरी भावनाओं को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो इसमें एक माध्यम के रूप में काम में आ रहा है, वो है भाषा। यानी भाषा ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से मैं अपने विचारों को आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो भाषा एक क्या है? माध्यम है, ठीक है। इतना याद रहेगा। तो कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भाषा शब्द का जो भाष धातु है वो किस भाषा से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? संस्कृत से। संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। सभी भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो संस्कृत के भाष धातु वो होती है जो क्रिया का मूल रूप जो होती है वो धातु कहलाती है। और धातुएं हमेशा किस में होती हैं? संस्कृत में होती हैं। और धातुओं से जो भी आते हैं, धातुओं वाले जो भी शब्द हैं वो तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वो संस्कृत के हैं, ठीक है। तो भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना है और इसका अर्थ है प्रकट करना। इसका क्या अर्थ रहेगा? प्रकट करना। भाष का क्या अर्थ है? प्रकट करना। और मैं इसके पहले अगर जोड़ दूं कि भावों और विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जो मनुष्य की भाव है, जो विचार है, वो जिस माध्यम या साधन से प्रकट करता है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। यानी भाषा जो है, भाषा क्या है? भाषा एक साधन है। भाषा क्या है भाई? एक साधन या माध्यम है। ये मैंने बात आपको पहले ही बताई है कि भाषा जो है वो एक साधन के रूप में काम में आती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो संचार माध्यम होता है, जो विचार विनिमय होता है, वो किसके रूप में काम में आ रही है? फिर भाषा एक माध्यम या साधन के रूप में काम में आ रही है, ठीक है। आगे देखिए, इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा की बात करते हैं। जो सर्वमान्य जो परिभाषा है, विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो भाषा क्या है? कि विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। ये एक इसकी सर्वमान्य परिभाषा होगी, ठीक है। इतना याद रहेगा। चलिए देखो, मोस्ट बातें कहाँ हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। एक तो ये याद रखना है, भाषा भाष धातु से बना है। किस भाषा के? संस्कृत शब्द के। एक ये याद रखना है कि भावों और विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा एक क्या है? साधन है। देखो, प्रश्न सत्य और असत्य जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि भाषा एक साधन है, माध्यम है, ठीक है। तो ये सही है या गलत है? जो बिंदु आते हैं नीचे कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा भी आपको याद करनी है। तो बाहरी भाषा है इसकी, भावों और विचारों के जो आदान प्रदान है उसका माध्यम क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। आगे बात करते हैं इसकी भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं। कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो सभी भाषाओं में पाई जाती हैं। हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी भाषाओं की बात कर रहा हूँ। सभी भाषाएं, जितनी भी संसार में भाषाएं हैं वो सभी क्या हैं? उन सभी भाषाओं की विशेषताएं क्या हैं, उनकी चर्चा अपन आज यहाँ पर करते हैं। यानी सभी भाषाओं में वो कॉमन रूप से पाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि भाषा जो है, भाषा क्या है? कि अर्जित संपत्ति है।
भाषा क्या है? अर्जित है, जन्मजात नहीं है। क्या नहीं है भाई? जन्मजात नहीं है। भाषा क्या है? अर्जित है, जन्मजात नहीं है। ये ध्यान रखना है। आपको जन्म के साथ में भाषा नहीं मिली थी। आप बोलना जो सीखे हैं वो इस वातावरण में आने के बाद में सीखे हैं। शुरू से आपको बोलना नहीं आता था, आपने जन्म लिया और आप बोलने लगे, ऐसा कभी नहीं हुआ था और ना कभी होगा। इसलिए भाषा क्या है? अर्जित है, कभी भी जन्मजात नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि भाषा अर्जित है या जन्मजात है। तो भाषा क्या रहेगी? अर्जित रहेगी। दूसरी विशेषता, भाषा में क्या होता है? परिवर्तनशीलता का गुण होता है। यानी भाषा जो है वो अपना स्वरूप बदलती रहती है। समय समय पर भाषा अपना स्वरूप बदलती रहती है। कोई भी भाषा स्थायी नहीं होती है। अगर भाषा स्थायी हो गई तो उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा पुराने समय में हमारे यहाँ संस्कृत चलती थी। पुराने समय के जो हमारे यहाँ आर्य आए थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत के बाद में देखा होगा आपने पाली भाषा आई, पाली भाषा के बाद में प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा आई और अपभ्रंश के बाद में हमारी हिंदी भाषा आई है। यानी अपन कह सकते हैं कि कोई भी भाषा है वो हमेशा क्या रहती है? परिवर्तनशील रहती है। उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आते रहते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई? परिवर्तनशीलता। नंबर 3 की बात करते हैं। तो नंबर 3 है इसका मानक रूप होता है। भाषा जो होती है उसका क्या होता है? मानक रूप होता है। कोई भी भाषा है उसका कोई ना कोई मानक रूप जरूर होगा। जैसे अपने मारवाड़ी है, मारवाड़ी भाषा नहीं है, मारवाड़ी क्या है कि बोली है, इसलिए उसका मानक रूप नहीं है। मानक रूप यानी सर्वमान्य रूप, सर्वमान्य रूप अपन जिसको कह सकते हैं। और भाषा जो होती है उसका पता है कि व्याकरण उसी का होता है। कभी भी बोली जो होती है कम क्षेत्र में जो बोली जाती है उसका कोई भी व्याकरण नहीं होता है। चलिए इसकी बात हो गई। अगला बिंदु है हमारा नंबर 4 पे बात करते हैं। विस्तृत क्षेत्र। विस्तृत क्षेत्र, देखिए भाषा जो भी है वो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला बिंदु नंबर 5। नंबर 5 बिंदु जो रहेगा हमारा वो रहेगा अनुकरण का। अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है कोई व्यक्ति बोल रहा है और उसके अनुसार हम बोलें। जैसे पहली कक्षा में जब स्कूल में गए होंगे, पहली कक्षा में जब अपन पढ़ रहे होंगे तो गुरुजी ने हमें क्या क्या जो सिखाए होंगे उसका अनुकरण करके ही अपन सीखे हैं। अपने घर में मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, वो भी अपन को क्या करते हैं? बोलना सिखाते हैं। वो जैसे बोलते हैं वैसे हम उनका अनुसरण करते हैं। और अनुकरण का मतलब होता है कोई बोल रहा है उसका अनुसरण करते हुए अपन जो कुछ बोलते हैं वो अनुकरण है। तो भाषा हमेशा किससे सीखी जाती है? अनुकरण से ही सीखी जाती है। अपन ऐसे कभी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, ना कभी भाषा सीख सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जैसे जानवर है वो जानवर की भाषा ही निकालता है। मनुष्य के साथ में जैसे वातावरण में जैसा मनुष्य रहता है वो उसी के अनुसार बोलने लग जाता है। तो ये एक प्रमुख विशेषता है कि जैसे मनुष्य जिससे माहौल में रहेगा वो उसी प्रकार बोलना सीख जाएगा। ठीक है, अगला अपना बिंदु रहेगा नंबर 6। भाषा का जो है वो अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा जो है उसका कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि जिस भाषा का अंतिम स्वरूप बन जाएगा, जो भाषा अपने अंतिम रूप पर आ जाएगी, वो भाषा कभी नहीं रहेगी, उस भाषा का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है भाषा अर्जित है, जन्मजात नहीं है। भाषा अर्जित करके ग्रहण की जाती है, ना कि अपन जन्म के साथ में ही भाषा बोलना सीख जाते हैं। अपन शुरू में जन्म लेते हैं तो बोलना थोड़ी आता है अपने को। आगे है परिवर्तनशीलता। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। हर समय जो है वो भाषा में परिवर्तन आते रहता है। अगली बात है मानक रूप। बिल्कुल, भाषा का व्याकरण होता है, भाषा जो है वो अपने परिपक्व रूप में होती है और भाषा का कोई ना कोई मानक रूप जरूर होता है। अगली बात करते हैं, अगला है विस्तृत क्षेत्र। भाषा का कोई ना कोई छोटा क्षेत्र तो होता नहीं है, भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, उसी को भाषा का दर्जा दिया जाता है। अगली बात करते हैं अनुकरण। तो भाषा जो है वो हमेशा अनुकरण से सीखी जाती है, क्योंकि ये कोई अर्जित नहीं है, बल्कि अर्जित संपत्ति है, ना कि जन्मजात, इसीलिए ये अनुकरण से सीखी जाती है। और लास्ट बिंदु है अंतिम स्वरूप नहीं होना। इसका कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि जिसका अंतिम स्वरूप हो जाएगा उसका तो स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है,
ये बिंदु आपने को ध्यान में रखने हैं विशेषताओं से रिलेटेड। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है वो भाषा की आवश्यकता की बात करते हैं कि भाषा है उसकी हमें आवश्यकता क्यों हुई, यानी भाषा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, मनुष्य के मन में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। मनुष्य के मन में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा, क्योंकि जिस विषय के प्रति अपनी जिज्ञासा होगी, जिस चीज़ के प्रति अपनी जिज्ञासा होगी, वही काम अपन अच्छे ढंग से कर पाते हैं। आपने देखा होगा अपन किसी जानवर को ज़बरदस्ती तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता, उसको ज़बरदस्ती चारा नहीं खिलाया जा सकता। जब तक उसके मन में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला है नंबर 2, जिज्ञासा के बाद में आता है अनुकरण, यानी भाषा का क्या किया जाता है, अनुकरण करके सीखी जाती है। ये अपन ने पहले बात कर ली कि अनुकरण क्या होता है। भाषा जो है वो किससे सीखी जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है। चलिए अगला लास्ट बिंदु है अपना, वो है अभ्यास। लास्ट क्या रहेगा, अभ्यास, यानी भाषा जो है वो किससे सीखी जाती है, अभ्यास से। जैसे मान लो अपन आज हिंदी बोलते हैं, हिंदी का अगर बार बार प्रयोग करेंगे तो अच्छे ढंग से हिंदी बोलना सीख जाएंगे। लेकिन जैसे ही भाषा का प्रयोग करना बंद किया, जैसे अभी देखा होगा कोरोना काल में जो 1.5-2 साल निकले हैं अपने बच्चों के, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे उनको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी आती थी, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज़ी भी आती थी, हिंदी भी वो अच्छे ढंग से बोल रहे थे। और अभी देखो घर में रह रहे हैं तो बढ़िया वाली मारवाड़ी बोल रहे हैं। तो फ़र्क आपके सामने है अभ्यास का, कि जो अभ्यास करेगा वो अच्छे ढंग से भाषा सीख पाएगा, जो अभ्यास नहीं करेगा उसको भाषा धीरे धीरे जो है वो भाषा परिवर्तन उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। चलिए ये अपना एक बिंदु कंप्लीट हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अगले बिंदु की। अगला है भाषा विकास का क्रम, यानी भाषा जो है वो किस क्रम में सीखते हैं अपन, उसका भी एक क्रम होता है। यानी भाषा अपन स्कूल में जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो किस क्रम में वो बच्चा सीखता है, तो उसके लिए भी है, देखो उसका एक सूत्र भी है, अंग्रेजी में है, वो अंग्रेजी हिंदी और संस्कृत तीनों का मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले है सुनना। बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले सुनेगा, और सुनने के बाद में वो अनुकरण करेगा। पहले सुनेगा, सुनने के बाद में वो अनुकरण करेगा, अनुकरण करने के बाद में वो क्या करेगा, बोलेगा, अनुकरण करने के बाद में वो क्या करेगा, बोलेगा। तो सुनना, बोलना, और सुनने बोलने के बाद में वो क्या करेगा, पढ़ना, फिर वो पढ़ेगा, और अंत में वो क्या करेगा, लिखेगा, यानी लिखने का काम वो लास्ट में करेगा। यानी सबसे पहले बच्चा सुनेगा, सुनने के बाद में वो बोलेगा यानी अनुकरण करेगा, और उसके बाद में वो क्या करेगा, कोई लिखी हुई चीज़ है उसको पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद में वो लिखना सीखता है। ठीक है, तो सबसे पहले सुनने को अंग्रेजी में कहते हैं श्रवण, सुनने को क्या कहते हैं संस्कृत में, श्रवण कहते हैं। बोलने को कहते हैं वदन, बोलने को संस्कृत में क्या कहते हैं, वदन कहते हैं। और पढ़ने को कहते हैं पठन, पढ़ने को क्या कहते हैं, पठन कहते हैं। और लिखना क्या कहलाता है, लेखन। और इसी का अंग्रेजी में एक सूत्र चलता है LSRW, यानी लर्निंग, लिशन, लिशन यानी सुनना, S स्पीकिंग बोलना, R रीडिंग पढ़ना, और W राइटिंग लिखना। यानी अगर हिंदी का सूत्र देखें तो सु बो पे ली, हिंदी का जो सूत्र रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हिंदी का जो सूत्र रहेगा विकास क्रम का, भाषा के विकास का क्रम का, अगर हिंदी के सूत्र की बात करें तो वो होगा सु बो पे ली। ठीक है, ये सूत्र रहेगा हिंदी का। और अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत का जो देखो, संस्कृत में क्या रहेगा, श्रय व प ले, क्या रहेगा, श्रय व प और ले, ये रहेगा अपने संस्कृत का। ठीक है, अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी का भी लिख लेते हैं साथ में। अंग्रेजी का है अपना LSRW, यानी लिशन, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। तो ये अंग्रेजी का ये सूत्र रहेगा। इसी क्रम में अपन हमेशा कोई भी भाषा हो वो इसी क्रम में अपन सीखते हैं। सबसे पहले सुनते हैं, सुनने के बाद में बोलते हैं, बोलने के बाद में उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में अंतिम जो है वो लिखने का काम है।
सारे जो जितने भी भाषा वैज्ञानिक हैं वो सारा इसी क्रम को स्वीकार करते हैं, एक मारिया मोंटेसरी को छोड़कर। मारिया मोंटेसरी जो है वो इसको इधर कर देती है और इसको इधर, यानी पढ़ना वो सबसे अंत में रखती है। उनका कहना है कि लिखना बच्चा पहले सीखता है और पढ़ना बाद में सीखता है। लेकिन सारे बाकी के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो सारे यही कहते हैं कि बच्चा जो है सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, बोलता है, पढ़ता है और लिखता है। तो ये अपना ये क्रम रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे बात करते हैं भाषा के प्रकार, यानी भाषा जो है वो कितने प्रकार की होती है, भाषा के प्रकार कितने होते हैं। अपन ने ये पढ़ लिया कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, भाषा किस क्रम में अपन सीखते हैं, या भाषा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। और अपना जो भाषा से संबंधित जितनी भाषाएं उनसे संबंधित अपना लास्ट बिंदु यही है कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। सबको पता होगा, सबसे पहला बिंदु है मौखिक। सबसे पहला बिंदु क्या है अपना, मौखिक। नंबर 2 लिखित, मौखिक नंबर 2 है लिखित, और नंबर 3 रहेगा सांकेतिक। एक नंबर है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। तो मौखिक भाषा जो है वो सबसे सरल भाषा है, यानी ये सबसे सरल रूप माना जाता है। कौन सा, मौखिक वाला। जैसे अपन छोटा बच्चा बोल देता है, आसानी से बोल देता है, वो उसका मौखिक रूप है। अपन भी बोलते समय अपने को कोई वैसे नहीं है कि आप शुद्ध हिंदी बोलो, शुद्ध अंग्रेजी बोलो, तो उसका कोई नहीं है, यानी आप सरलता से उसको बोलते हो। तो सबसे सरल रूप जो माना जाता है भाषा के प्रकारों में वो कौन सा है, मौखिक है। बात करते हैं लिखित की। मौखिक में देखा होगा रेडियो जो है वो एक मौखिक माध्यम है, या अपन जैसे मान लो कोई भाषण दे रहा है तो भाषण भी किसका रहेगा, मौखिक माध्यम रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करते हैं लिखित की। लिखित देखो सरल भी है और कठिन भी है, भाषा का सरल रूप भी है और कठिन रूप भी है। भाषा का सरल और कठिन दोनों अपन कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखो जो पढ़े लिखे हैं उनको लिखित भाषा जो है वो तुरंत समझ में आ जाती है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, देखो पढ़े लिखे लोगों के लिए तो लिखित भाषा का जो रूप है वो सरल है। लिखित भाषा जो है जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए सरल है, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए वो क्या है, कठिन है। आगे बात करते हैं सांकेतिक की। तो ये सबसे कठिन है, सबसे कठिन रूप जो माना जाता है, सबसे कठिन कौन सा है, सांकेतिक वाला, क्योंकि संकेतों की भाषा सभी के समझ में नहीं आ सकती। जैसे मान लो अभी सांकेतिक का उदाहरण दूँ तो जैसे मान लो ट्रैफिक हवलदार है, वो चौराहे पर खड़े हैं, तो वो जिस पर संकेतों के माध्यम से क्या करते हैं, साधनों को, गाड़ियों को रोकते हैं और जाने का संकेत देते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि सांकेतिक भाषा, जैसे चौराहे पर खड़ा जो सिपाही है वो गाड़ियों को आने जाने का संकेत दे रहा है या रोक रहा है, तो वो किस भाषा का रूप है, तो वो कौन सी भाषा का है, सांकेतिक भाषा का। ठीक है, इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। और भी अपन आगे जो है एक ही दिन में पूरा कर लेंगे तो फिर वो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा लंबी क्लास से अपनी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप जितने जो मेरे को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इससे भी ज़्यादा और बहुत सारे विषयों की क्लासें आपको मिलने वाली हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ये कुछ आपके कुछ काम आ सकता है, तो इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सुझाव है कि किस प्रकार आपकी क्लासें, जैसे मान लो कोई ट्यूशन वगैरह हो या कोई और हो, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। और आपको लगता है कि छोटे बच्चों के लिए मुझे 5-7 ट्यूशन डेली के देने चाहिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो घर में नोटबुक में इसको लिख सकें। और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो भी है वो इससे बाहर नहीं आने वाला, भाषा में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और आगे व्याकरण की, बोली की, इनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे सुझाव ज़रूर दें कि किस प्रकार आपको जो है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हो या क्वेश्चंस देने हो आपको। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं क्या है कि जैसे भी 15-20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन तैयार करके मैं उसमें डालता रहूँगा, ताकि आपको उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो मिलता रहे। ठीक है, तो धन्यवाद।